हम यहाँ से पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में ना। पहले बोल रहे कि आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। सारे करते हैं स्टार्ट सिंगल सेल से अपनी लाइफ, चाहे वो बड़े होंगे या छोटे होंगे। यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स, है ना। कैसे बनाती है सिंगल सेल लार्ज ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सब सेल से ही बन जाते हैं। तो कैसे बढ़ जाती है, ग्रोथ कैसे हो जाती है सेल्स के अंदर, वही बोल रहे हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे हो जाती है ग्रोथ भी, और यहाँ हो जाती है रिप्रोडक्शन भी। ऑल द सेल्स रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इंटू टू, है ना। सेल्स का रिप्रोड्यूस करती है बाई डिवाइडिंग इंटू टू, एक को करती है दो हिस्से, ना। फिर ऐसे क्या होता है, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू डॉटर सेल्स। जहाँ पे हर कोई पेरेंटल सेल जो होती है वो दो डॉटर सेल्स को जन्म देती है, ना। होती है पेरेंटल सेल एक ही, लेकिन डॉटर सेल्स दो आ जाती है। थोड़ा हैंग हो रहा है, एक मिनट। ठीक है। वो तो हम जानती हैं ना पेरेंटल सेल क्या होती है। पेरेंटल सेल से क्या बन जाती है, डॉटर सेल। उसके बाद फिर यहाँ पे इसने लिखा है कि डॉटर सेल्स, एक मिनट। हाँ, अब हो गया ठीक। अच्छा, each time they divide, ठीक है, they then these newly formed cells, uh, these newly formed daughter cells can themselves grow and divide। फिर वो खुद करती है ग्रो और डिवाइड। तो ये रखना ही याद, यहाँ पे ग्रोथ एंड डिवीजन यहाँ पे हो रहा होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, या बोलेंगे ग्रोथ एंड डिवीजन यहाँ पे हो रहा होता है। गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन जैसे बन जाती है, दैट्स फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट सेल एंड इट्स प्रोजेनी। सिंगल सेल डिवाइड करती है, उससे बनते जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड करती है, बनती है दो डॉटर सेल्स। फिर वो खुद बन जाती है बाद में पेरेंट सेल्स और करती है और डिवाइड। तो ऐसी सेल्स डिवाइड करती जाती है, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एक्सपोन वालेकुम सलाम मतलब। अच्छा, उसके बाद in other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells। ऐसे ही बन जाता है एक स्ट्रक्चर जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, इनके सेल्स जो है वो लगातार डिविजन रिडिविजन कर रहे होते हैं, या बोलेंगे ग्रोथ और डिवाइड कर रहे होते हैं, या बोलेंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं लगातार वो। सेल साइकिल की बात करती है, ये बोलता हमने क्या किस बारे में, सेल डिवीजन के बारे में। चैप्टर क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। अब देखते हैं हम सेल साइकिल के बारे में। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम जानते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है सेल डिवीजन। ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। सेल डिवीजन के मौके पे होती है दो चीज़ें, अहम दो चीज़ें जो हो जाती है। एक तो हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए जो अपनी कॉपी बनाता है वो। रेप्लिक क्या मतलब होता है, कॉपी बनाना अपना। तो डीएनए क्या करता है काम, जो न्यूक्लियस होता है डीएनए का, जो मतलब न्यूक्लियस होता है जहाँ पर डीएनए होता है, वो करता है काम क्या, रेप्लिकेशन। वहाँ हो जाती है डीएनए की, यानी कि बन जाती है कॉपियाँ, तब जाके नई सेल में घुस जाता है वो कॉपी। एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन। ठीक है, पहले सेल डिवाइड करती है, डीएनए रेप्लिकेशन भी हो जाती है, डीएनए कॉपी हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। ठीक है, एंड सेल ग्रोथ भी ऐसे हो जाती है। हैंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स। अगर हम चाहते हैं जो हमारी प्रोजेनी सेल्स है, जो आगे सेल्स बढ़ रही है, ठीक है, जो डॉटर सेल्स आगे बढ़ रही है, फिर जो प्रोजेनी बनाती है आगे चल के, उनमें इंटैक्ट जीनोम्स होने चाहिए, मतलब बराबर जीनोम उसमें होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, इंटैक्ट जीनोम। ये देखिए, कंप्लीट अनडैमेज्ड एंड करेक्टली ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं इंटैक्ट, है ना। जो कंप्लीट होता है, अनडैमेज होता है, करेक्टली ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए सेल के अंदर होता है, उसको बोलते हैं इंटैक्ट जीनोम। जीनोम बोलते हैं किसको असली में, एंटायर डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं जीनोम। सारा जितना भी डीएनए होता है उसे हम बोलते हैं जीनोम। ठीक है,
उसके बाद अ, तो यहाँ पे क्या इंटैक्ट जीनोम के लिए क्या क्या जरूरी होता है। मिनट इसको क्यों नहीं चल रहा है, इसको कुछ हो गया है। इसको कुछ करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ। आप समझ गए, इंटैक्ट का मतलब होता है नॉट ब्रोकन या नॉट मिसिंग पार्ट्स, यहाँ पे पार्ट्स मिसिंग नहीं होंगे। नॉट म्यूटेटेड सेवेरली, जिसमें म्यूटेशन नहीं आ गई होगी, ठीक है। नॉट रीअरेंज्ड एबनॉर्मली, ऐसे ऐसे मतलब इसके हो सकते हैं। जो इंटैक्ट होगा, जो ब्रोकन नहीं होगा, खराब नहीं हो गया होगा, जहाँ पे म्यूटेशन नहीं आ गई होगी, जहाँ पे रीअरेंजमेंट एबनॉर्मली नहीं हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि डीएनए में एबनॉर्मल रीअरेंजमेंट से बहुत डिजीज हो सकती है, उनको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना। पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, वो सब चीज़ें हो जाती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द एंटायर डीएनए मस्ट बी कॉपीड एक्यूरेटली, है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली सो दैट ईच डॉटर सेल रिसीव्स अ फुल एंड करेक्ट जेनेटिक सेट। बराबर करेक्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, या बोलेंगे जेनेटिक सेट बराबर पहुंच जाए ना प्रोजनी के अंदर। तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए कि जो डिवीजन है वो होना चाहिए क्या, अच्छे से इंटैक्ट जीनोम, सेल्स में इंटैक्ट जीनोम्स होने चाहिए। इंटैक्ट मतलब बराबर, जितना जीनोम होना चाहिए उतना ही मिल जाएगा। वो म्यूटेशन वहाँ पर नहीं हो जाएगी, वो ख़राब नहीं हो जाएगा, ठीक, करप्ट नहीं हो जाएगा। तो उस लिहाज से वो सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो उसके लिए कौन चीज़ें हमें हेल्प करती है, उसी के लिए सेल डिवीजन की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि सेल डिवीजन हो जाता है, साथ में क्या हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी हो जाता है, सेल ग्रोथ भी हो जाती है, ठीक है। ये सब कैसे होता है, इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ताकि अच्छे से डिवीजन हो जाए, बराबर जितना सेल को चाहिए होता है, डॉटर सेल को जीनोम, उतना उस तक पहुंच जाता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। सेल जैसे अपनी अपने जीनोम को, मतलब जितना भी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर, इसको बराबर कॉपी करना होता है वो, है ना। synthesizes the other constituents of cell, सेल की बाकी constituents बनाने होते हैं, है ना। आप पानी एक सेल से बन जाते हैं, दूसरी सेल दो सेल बन जाती है, अब उसे माइटोकॉन्ड्रिया लाना पड़ता है, क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल होगी, या जो पड़े थे ऑर्गेनल सारे, वो कैसे लाएंगे। वो होती है सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल भी हो जाती है। एंड इवेंचुअली फिर डिवाइड हो जाती है ना। डीएनए जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो गया, फिर वो डिवीजन कर देते हैं उसके बाद इनटू टू डॉटर सेल्स, इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। इसी को बोलते हैं सेल साइकिल, कि सेल अपने आप को डिवाइड कर देती है, सेल अपने आप को डिवाइड कर देती है। ऑल दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इन, पहले इंसान कितना होता है, पहले इंसान वाली खाली एक सेल होता है, एक जाइगोट। वो जाइगोट मतलब क्या होता है, मतलब इंसान एक सेल होता है पहले, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको, मतलब उसको बोलते हैं, फिर वो पढ़ेंगे क्लास 12th में आप, वो क्या होता है फिर जाइगोट को, जो जाइगोट होता है ना, उसको बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता फिर टू सेल स्टेज, होते हैं दो हिस्से, उसको बोलते हैं क्लीवेज, हिस्सा होना। फिर होते हैं चार हिस्से, उसको बोलते हैं फोर सेल स्टेज। फिर होते हैं आठ हिस्से, उसको बोलते हैं एट सेल स्टेज। फिर होते हैं 16 हिस्से, उसको बोलते हैं 16 सेल स्टेज। फिर आप पानी ऐसे ही बढ़ता बढ़ता जाता है, फिर बन जाता है ऐसे ही, उसको बोलते हैं ब्लास्टोमेर्स। फिर बनता है ब्लास्टोला, फिर बनता है मोरुला, फिर होती है गैस्ट्रुलेशन, मोरुलेशन, इनोकुलेशन, फिर पहुंचता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस। तो ऐसे इंसान बन जाता है कि कैसे सेल डिवाइड कर रही होती है, डिवाइड कर रही होती है। वो सेल वैसे आपको नहीं है, बस समझना आपको ऐसी है कि सेल साइकिल किसको बोलते हैं आखिर। ऑल दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा होता है। डीएनए सिंथेसिस occurs only during one specific stage in cell cycle। डीएनए सिंथेसाइज कब हो जाता है, ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। हम पढ़ेंगे वो एस फेज होता है, एस फेज, ठीक है। हमें सब पढ़ना है। उसके बाद एक मिनट, इसको शायद रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसको क्यों ऐसा हो रहा है।
हम्म। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है इसने कि ऑल दो द सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज वो होता ही रहता है, लेकिन डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल, उसको बोलते हैं एस स्टेज। ठीक है, एस स्टेज में ऐसा हो जाता है, वो हम देखेंगे, एस फेज बोलते हैं उसको, क्या, एस फेज। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है यहाँ पे कि द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, यानी कि जो कॉपी क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि डीएनए जो होता है रेप्लिकेटेड, यहाँ बोलेंगे क्रोमोसोम्स, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर ही, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड डॉटर्स न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स हो जाती है जिससे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या डीएनए हम बोलेंगे, वो पहुंच जाता है डॉटर न्यूक्लियाई तक, है ना। मतलब सेल तो एक ही है, डीएनए खाली एक ही है, मतलब एक सेट ऑफ डीएनए वहाँ पे है, कुछ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वहाँ पे है। अब इसको कॉपी करना है, फिर घुसाना है बाकी बाकी सेल्स में, है ना। तो वो कैसे किया जाता है, मतलब बन जाते हैं, एक को दो बन जाती है, तो मतलब वो कैसे होता है। दीज इवेंट्स आर देमसेल्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये इवेंट्स भी कैसे होते हैं, जेनेटिक कंट्रोल से ही। ठीक है, अब देखते हैं हम फेज ऑफ सेल साइकिल कैसे हो जाता है सब कुछ। हम करते हैं शुरुआत यहाँ से, फेज ऑफ सेल साइकिल देखिए। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो हमारे अंदर होती है इज इल्यूस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर, है ना। हम लेंगे ह्यूमन सेल्स कल्चर के अंदर, मतलब कल्चर मतलब कि आपको बड़ा करना, उनको अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जो जरूरत होगा ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करना, पूरा मीडियम देना। ठीक है, दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। हमारी जो सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है, ह्यूमन सेल्स जो होती है, वो हर 24 घंटे में डिवाइड कर देती है एक मरतबा। ठीक है, तो मतलब इनका जो सेल साइकिल होता है पूरा कंप्लीट होता है 24 आवर्स में। एक दिन लगता है पूरा सेल को डिवाइड करने के अंदर, बस एक दिन, उतना मतलब ठीक ठाक ऐसा टाइम है। हाउ एज दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। सेल टाइप कैसी है उस हिसाब से ये टाइम होता है वेरी। ठीक है, टिपिकल यूकेरियोटिक सेल लगता है एक दिन 24 आवर्स डिवाइड करने को, लेकिन अगर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग टाइम लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने की यीस्ट की एग्जाम्पल, यानी कि जो फंजाई होता है, यीस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट 90 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर, यानी कि 1.5 आवर्स के अंदर। ये पूरा 1.5 घंटे में ये पूरा सेल सेल कर देता है। हम कितने, हम कहते हैं 24 घंटे में, ये कहता है 1.5 घंटे में यीस्ट, बिकॉज ये डिफरेंट सेल है, ये सिंपल होती है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस, इंटरफेज और एम फेज यहाँ पे होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल कैसे होता है, इसने यहाँ पे दिए फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ये देखिए आप। अब यहाँ पे होता है इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में और कुछ चीज़ें आ जाती है, नीचे से लिखा है देखिए, इंटरफेज में आती है ये तीन चीज़ें, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं G1 फेज, फिर एस फेज आता है बीच में। ठीक है, फिर क्या आता है G2 फेज। ये क्या होता है हमें सब पढ़ना है। यहाँ पे आप देखिए आराम से, या समझ पाएंगे। देखिए, अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स फ्रॉम वन सेल, कैसे बन जाती है दो सेल एक सेल से। ये देखिए आप सेल साइकिल कैसा होता है। जी फेज है, हाँ, G1 बोलेंगे इसको, ठीक, फिर क्या है एस फेज बीच में, फिर उसके बाद क्या है G2 फेज। G1, फिर बीच में एस और G2, इसको क्या बोलते हैं इस सारे को, इस सारे को जो यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक होता है फेज, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस, आप यहाँ लिख सकते हैं इंटरफेस, जैसे इसने दिया है। फिर जो एम फेज है, माइटोटिक फेज, वहां पे ये सब चीजें हो जाती है एम फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। अब हमें पढ़ना है अच्छे से ये सब क्या होता है, G0 फेज भी क्या होता है वो पढ़ना है हमें। हम देखते हैं आराम आराम से। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक, माइटोसिस फेज। क्या होता है, माइटोसिस फेज। हम पढ़ेंगे आगे एक चीज़ की, सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप से होता है। इफ्तार कब होता है, इफ्तार हम करेंगे ना जल्दी, फिर क्लास खत्म जितने बजे होता होगा, शायद 5 भी है, 22 मिनट्स, 6 हम करेंगे क्लास हम 6:10 पे लगभग। जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन वो हो सकता है दो तरीके से, सेल डिवाइड कर सकती है दो तरीके से। एक तो क्या होता है माइटोसिस, और क्या होता है, पढ़ा ने बहुत बार इस चीज़ के बारे में, और मियोसिस। माइटोसिस को आप लिख सकते हैं शॉर्ट में अभी के लिए, बता क्या, इक्वेशनल डिवीजन, लिखे आप इसको,
इक्वेशनल डिवीजन, बराबर जहां पर डिवीजन हो जाता है। और मियोसिस को आप लिख सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या लिख सकते हैं आप इसको? रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है यहाँ पे जितना जेनेटिक मटेरियल होता है ना सेल में, पेरेंट सेल में उतना डॉटर सेल में भी रहता है। अगर हम मानेंगे पेरेंट सेल 2n थी, यानी कि यहाँ पे टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। या हम बोलते हैं 2 × 23, क्योंकि यहाँ हो जाती है पेयरिंग बाद में, इसलिए हम बोलते हैं 2n, इसको बोलते हैं n मतलब क्या? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर दो सेट है तो 46, जाहिर सी बात है ना। तो वैसे ही 2n कितना हो गया? 46। तो वैसे ही आप समझे यहाँ पे, अगर हमने 2n यहाँ पे लिया पेरेंट सेल में, अब ये डिवाइड कर रही है डॉटर सेल्स के अंदर। अब इस 2n को बन जाएंगे दो सेल्स, है ना, मतलब एक ही सेल हो जाए, डिवाइड होंगे ना दो। मतलब एक तो इसी का ये वाला पोर्शन हो, दूसरी सेल बन जाएगी वही चीज। ऐसा नहीं कि एक बना रही है दो अलग रह रही है, हो गए तीन मिला के, नहीं ऐसा नहीं है। एक वही दो बन रहे, फिर दो को और बन रहे, तो वैसे ही। तो यहाँ पे भी 2n आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2n। तो मतलब क्या हो गया? अगर हमने सेल डिवाइड कर दी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल जितना होता है पेरेंट सेल में, उतना डॉटर सेल में भी बरकरार रहता है। जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऊपर थे उतने यहाँ पे रह गए। लेकिन अगर हम 2n सेल लाएंगे, एक डिप्लॉइड सेल लाएंगे हम, है ना, डिप्लॉइड, 2n कितना क्या हो गया? डिप्लॉइड। n क्या होता है? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड जहाँ पे टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, है ना। n कितना? 23, मतलब 46 बराबर। और हैप्लॉइड मतलब जहाँ पे सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, एन इसको बोलते हैं, यानी कि 23। वो कहाँ होता है? वो होता है स्पर्म सेल में या ओवम में। स्पर्म सेल या ओवम सेल, एग बोल सकते हैं उसको। उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, और वो बनते हैं मियोसिस से ही। वो क्लास 12 में पढ़ना, कैसे बन जाते हैं, स्पर्म कैसे बन जाती है और ओवम कैसे बन जाता है, बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अभी समझ से आपको नहीं आएगा, बस अभी कर रहा है गोटा याद कि n इज इक्वल टू 23 इन केस ऑफ स्पर्म एंड ओवम, क्योंकि बाद में स्पर्म को मिलना है ओवम के साथ। अगर स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स में है, ओवम में कितने? 23। तो n+n 2n जाइगोट बन जाता है फिर। n स्पर्म, n ओवम, 2n जाइगोट बन जाता है बाद में। अब समझ लिए वाली बात? तो मियोसिस जो है वहां पता क्या हो जाता है? वहां पे ये एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर अब मैं बताऊं ना अभी, मतलब यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटो साइट, पहले होता है स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, फिर बन जाते हैं स्पर्म्स, जो एन होते हैं। अब फिलहाल शॉर्ट में समझने के लिए मैं आपको ऐसे बताऊंगा ये चीज़ के, माइटोसिस में 2n से 2n ही बन जाता है, ठीक है, बराबर होता है। लेकिन जो मियोसिस है वहां पे 2n से क्या बन जाता है? 2n से वहां पे n बन जाता है। एन और एन बन जाता है वहां पे। अब माइटोसिस, अगर मियो इसको, ये मियोसिस है, ठीक है, मियोसिस, मियोसिस में क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, जहाँ पे रिड्यूस हो जाता है जेनेटिक मटेरियल। अगर 2n होगा तो सेल डिवाइड करी एन के अंदर। अब ये भी क्यों जरूरत होता है मियोसिस? गमीट फॉर्मेशन के लिए। अगर गमीट्स डिप्लॉइड होंगे, मान लीजिए गमीट 2n है, स्पर्म 2n बन जाएगी, ओवन 2n बन जाएगा, तो 2n मिला के 4 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। खाली 2n ही होता है जाइगोट। उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब वो आगे बढ़ेंगे। अगर बहुत सारे क्रोमोसोम मिल जाते हैं ना, वो सेल बन जाती ही नहीं है, वो एबनॉर्मल बन जाती है सेल, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा वो चीज़, वो तो सारा जेनेटिक्स का खेल है। फिलहाल आपको समझना है कि मैंने कहा कि जो स्पर्म होती है और जो ओवम होता है, वो मियोसिस से बन जाता है, क्योंकि वहां पे 2n से n बन जाता है। उसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, कि वहां पे 2n से n बन रहा है। और माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, कि जहाँ पे 2n सेल में जब वो डिवाइड करती है तो 2n ही बन जाता है। इतना आपको समझना है फिलहाल। अब क्योंकि हम पढ़ रहे फिलहाल सेल ग्रोथ के बारे में, सेल साइकिल के बारे में, फिलहाल हम देख रहे हैं माइटोसिस फेज यहाँ पे होता है। एम फेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम फेज। इंटरफेस एम फेज। अब देखते हैं वो क्या होता है। The M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs. असल सेल डिवीजन माइटोसिस होता है ना, जब वो हो जाता है वो एम फेज में ही हो जाता है। अब आप बोलेंगे इंटरफेस में क्या होता है? फिर सेल सेल के इंटरफेस में होता क्या है, वो भी इसमें लिखा है। एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। दो सक्सेसिव एम फेजेस के दरमियान में एक इंटरफेस आ जाता है। हम देखेंगे वो क्या होता है।
अच्छा, it's significant to note that in 24-hour average duration of the cell cycle of a human cell, 24 घंटे में पूरा सेल डिवाइड कर देती है, इंटरफेस और एम फेज दोनों चीजें। इंटरेस्टिंग बात यह है, याद रखना कि सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर अबाउट एन आवर। सिर्फ 1 घंटे में ही असली सेल डिवीजन हो जाता है। आप मानिए ना एम फेज, ये करीबन करीबन 1 घंटे में ही हो जाता है। फिर आप बोलेंगे बाकी 23 घंटे लगते किस चीज़ में, वो इंटरफेस में लग जाता है, क्योंकि 95% टाइम जो लगता है वो लगता है इंटरफेस को ही। बहुत स्लो प्रोसेस होता है इंटरफेस। एम फेस माइटोटिक फेस बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू इंटरफेस। 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इंटरफेस ही होती है, बाकी जो 5% बचता है वो एम फेस होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे। Total cell cycle of a human cell takes about 24 hours. Out of these 24 hours, only 1 hour is spent in the M phase, actual cell division जहाँ पे हो जाता है। आपको समझ में आ गया? The remaining 23 hours are spent in the interphase. ठीक है, 23 घंटे लगते हैं उसको। So the interface takes more than 95% of the total time. More than 95%, अंदाजा करिए। आप यहाँ करेंगे एरो ऊपर की ओर, ठीक है, मोर देन 95%। क्यों ऐसा हो जाता है? बिकॉज ड्यूरिंग द इंटरफेस, जब इंटरफेस होता है सेल का, तो सेल करती है ग्रो अपने साइज के अंदर, जहाँ पे G1 फेज होता है। G1 मतलब ग्रोथ वन फेज, आप मानिए, है ना, G1 फेज। यहाँ पे सेल अपने साइज को ग्रो कर रही होती है। आप मानिए प्रिपरेटरी फेज होता है। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल डिवीजन, द एम फेज, द माइटोटिक फेज, दे हैव देयर प्रिपरेटरी फेज। तो ग्रोथ फेज जो G1 होता है, वहां पे ग्रो हो जाती है साइज के अंदर एक सेल, रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए, यहाँ पे अपने डीएनए को रेप्लिकेशन करती है। एस फेज के अंदर जो भी क्या होता है, जो भी इंटरफेज ही होता है ना, एस बीच में होता है यहाँ पे। तो वहां पे क्या होता है, उस एस फेज के अंदर ये अपने जो है डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। उसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज, एस फेज। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, बनाना कोई चीज़, है ना। सिंथेसाइज क्या होता है, बनाना कोई चीज़, तो वही। जहाँ पे डीएनए कहता है सिंथेसाइज, सो जहाँ पे सेल करती है सिंथेसाइज अपने डीएनए को, कॉपी बनाती है, रेप्लिका करती है, उसको बोलते हैं एस फेज। और फिर G2 फेज होता है ना इसमें, प्रिपेयर्स प्रोटीन्स एंड मशीनरी फॉर डिवीजन। फिर जो बाद में प्रोटीन्स होते हैं, हम देखेंगे ना बाद में वो कैसे हो जाता है, क्या होता है। और मशीनरी जो पूरी होती है डिवीजन के लिए, वो G2 ही कर देती है। अब आए ना करीब, देखिए पहले G1 था इंटरफेज में, ग्रोथ फेज, पूरी ग्रोथ हो रही है, सेल बड़ी हो रही है। एस फेज, अब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, डीएनए कॉपी कर रहा है अपने आप को, सिंथेसाइज कर रहा है, सिंथेटिक फेज। अब G2 फेज आ रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि ये नजदीक आ रहा है एम फेज के, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे मतलब प्रोटीन और जो मशीनरी फॉर डिवीजन है वो यहाँ पे चालू हो जाएगी। ठीक है, प्रिपेयर करता है प्रोटीन को और मशीनरी फॉर डिवीजन को। तो एक्चुअल डिवीजन एम फेज में ही हो जाता है। फाइनल स्टेप जो होता है एम फेज, जहाँ पे ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे हो जाता है। आप मानिए साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जब बिल्कुल सेल डिवाइड कर देती है फिर अच्छे से, ठीक है, वो हम देखेंगे एंड में यहाँ पे। इन शॉर्ट, the cell spends much more time preparing than actually dividing. प्रिपेयर को ही बहुत टाइम करते हैं, डिवाइड को लगता है खाली 1 घंटा। फिर 95, मोर देन 95% टाइम इसी इंटरफेस में लग जाता है, जहाँ पे G1 फेज, एस फेज और G2 फेज होता है। ठीक है, तो आप मानिए एम फेज यहाँ पे बीच में आ जाता है, ठीक है। इसे यहाँ पे कहते हैं एंड द इंटरफेस represents the phase between two एम फेजेस। आप मानिए एम फेज, हम मान रहे एम फेज 1 है फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमने एम फेज 1 है ये। इसके बाद क्या आ रहा है, ये फेज, फिर से आ रहा है एम फेज, तो बीच में ये चीज आ रहा है, वो इसने यहाँ पे लिखा है क्या, कि इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। ठीक है, वो हम देखते हैं इसके बाद वो कैसे क्या हो जाता है। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। पहले क्या हो जाता है एम फेज में, न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। मतलब जब आपका कैरियन डिवाइड करता हो, हम जानते हैं ना कैरियन क्या होता है, मतलब जैसे हम होते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है। और जब डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। असली पता है ना, साइटो बोलते हैं सेल को, लेकिन यहाँ पे मुराद इससे क्या है,
साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाना। अस्से बोलते काइनेसिस बोलते हैं मूवमेंट को या डिवीजन को बोलते हैं, दोनों चीज़ों को बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, रूट मीनिंग। कैरियो क्या होता है या कैरियन होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस क्या होता है मूवमेंट या डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इट्स अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन वेयर द न्यूक्लियस डिवाइड्स बिफोर द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है अंदर की चीज, बाद में दिस कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय व्हाट, साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस। तो ये कहाँ पे होता है, ये एम फेज में होता है। एम फेज स्टार्ट हो जाता है किससे, विद कैरियोकाइनेसिस एंड विद साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेस जो होता है दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज को बोलते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है, रेस्टिंग मतलब नहीं यहाँ कुछ फंक्शन नहीं हो रहा होता है, यहाँ पे हो रहा होता है फंक्शन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है। पढ़ा नहीं मैंने जीवन में क्या होता है, ग्रोथ फेज, फिर एस फेज में डीएनए करता है सिंथेसाइज, फिर जी टू फेज में प्रोटीन्स बन जाता है डिवीजन के लिए। ठीक है, प्रिपेयर करता है ये सेल को डिवाइड करने के लिए बाद में। इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज ना, किसको, इंटरफेस को, जहाँ पे तीन चीजें आ जाती है। इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, ना प्रिपरेटरी फेज आप बोल सकते हैं इसको। बाय अंडर गोइंग ग्रोथ, सेल ग्रोथ भी यहाँ पे हो जाती है और डीएनए रेप्लिकेशन भी यहाँ पे हो जाती है। सेल ग्रोथ यहाँ पे हो जाती है और डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे हो जाती है इन एन ऑर्डरली मैनर। पहले जी 1 फेज, फिर एस फेज, जी 2 फेज। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे, इसे याद रहता है, जी 1 जी 2, जी 1 एस जी 2 फेज, इंटरफेस सारा, फिर एम फेज में बाकी सारे ये आ जाते हैं चीजें। अच्छा, जी 2 फेज ये हो गया। जी 1 का मतलब होता है गैप 1, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैप 1 फेज। ठीक है, फिर एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, जहाँ पे बन जाता है क्या है, डीएनए रेप्लिकेट करता है अपने आप को, इसको बोलते हैं, इसलिए क्या, सिंथेसिस फेज या एस फेज। फिर जी 2 फेज क्या होता है, गैप 2 फेज। देखिए, जी 1 फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अभी डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा होता है, ठीक है, ये कहता है कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस। एक्चुअल माइटोसिस अभी नहीं हो गया होता है, लेकिन और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो गई होती है, वो कहाँ पे हो जाते थे, एस फेज में। देखिए, जी 1 फेज के बाद जी 2, एस फेज आता है, फिर जी 2 फेज आता है, फिर क्या आता है, फिर आता है एम फेज, है ना। और इसमें क्या होता है, माइटोसिस यहाँ पे हो जाता है, फिर यहाँ पे क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सीरोफेज। ये आप अभी अगर याद रखें अच्छा रहेगा आपके लिए। अब रखिए ऐसे याद, देखिए, PMAT, पी मैट रखिए आप याद, मैट होता है मैट, रखिए पी मैट याद, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप रखिए ऐसे याद फॉर्मूला, ऐसे आसान हो जाएगा आपको। आई मतलब इंटरफेस में क्या आता है, GSG, IGSG यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर यहाँ इतना ही मतलब लेसन है, चैप्टर इतना ही है, बहुत आसान चैप्टर है, अगर इतना आपको याद रह गया, ये ऑर्डर भूल जाता है वरना। IGSG, ठीक है, ना पता हो कोई या लिखेंगे जी 1 जी 2, आराम से लिखेंगे इसको आप। फिर पता है ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबे माइटोटिक फेस, तो M लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, पी मैट, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, जीरोफेज। इतना ही लेसन है, देखिए आप सारा लेसन कितना है। हम पढ़ेंगे ना आगे, देखिए एम फेज पढ़ेंगे हम आगे इसके बाद, फिर हम पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर सारा, इतना ही चैप्टर है। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस ये पहले याद रखना अच्छे से। फिर एंड पर है साइटोकाइनेसिस, जब होती है बिल्कुल सेल डिवाइड कर देती है अच्छे से। और फिर पढ़ना है मियोसिस के बारे में थोड़ा सा, मियोसिस में सेम ऐसी कुछ स्टेज पढ़ने बाकी, बस इतना ही चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन कंसेप्चुअल है, ठीक है, यहाँ पे समझना अच्छे से। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें, यहाँ पे देखिए, पहले पढ़ते ही यहाँ पे जैसे फुट नोट दिया है, साइड नोट दिया है ऐसे यहाँ पे। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ्स, ठीक है। डू ऑल cells in plant divide all the time? Do you think the cells continue to divide all plants and animals, in all plants and animals? ठीक है, can you tell the name and the location of the tissues having cells that divide all their lifetime in the higher plants, ना वो हम जानते हो क्या होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज? हम देखते हैं इसका आंसर, देखिए। पहली बात है कि जो सवाल पहला था कि हाउ डू एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो, जाहिर सी बात है बाई सेल डिवीजन, माइटोसिस, फॉलोड बाई सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन।
माइटोसिस हो जाती है, सेल डिवाइड कर देती है। उसके बाद क्या होती है, सेल बड़ी हो जाती है और डिफरेंशिएट कर जाती है। डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग फंक्शन मिल जाता है हर एक सेल को। तो जाहिर सी बात है सेल ग्रो करती है बाय डिवीजन, या माइटोसिस बोल सकते हैं हम। क्या सारे सेल्स डिवाइड करते हैं ऑल टाइम? नहीं। ओनली सर्टेन रीजन्स हैव एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। अगर आप मानिए हमारे सेल्स लगातार डिवाइड करती तो हम कितने लंबे हो जाते हैं, हम कभी रुकते ही नहीं हाइट में ना, ऐसा मतलब होता है। या देखिए प्लांट सेल्स में क्या होता है, डू ऑल सेल्स इन प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम? नो। ओनली सर्टेन रीजन्स हैव एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मोस्ट मैच्योर प्लांट्स सेल्स टू नॉट डिवाइड। अगर आप मानिए सेल प्लांट की हर एक जगह पे हर कोई सेल लगातार डिवाइड करती तो एप्पल इतना बड़ा होता, मतलब अनलिमिटेड बड़ा है ना, वो रुकता ही नहीं अपनी हाइट में। तो वैसे ही यहाँ पे समझ रहे चीज़ की नहीं, कुछ रीजन्स होते हैं जो एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स होती है, जिसे हम बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो डिवीजन रिडिवीजन करते हैं। उसमें सैम और रैम आती है एग्जाम्पल। रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। टाइम हो गया इसे, जल्दी पढ़ेंगे आप। डू ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेनी सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल जो है और मसल सेल जो है, वो बन जाती है स्पेशलाइज्ड बात है, और फिर वो अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर जाती है, ठीक है, आफ्टर बिकम स्पेशलाइज्ड। नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यूज डिवाइड थ्रू आउट लाइफ इन हायर प्लांट्स। जगह और नाम उन टिश्यूज का जो पूरी लाइफ डिवाइड करते हैं, उनका बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, हम जानते हैं। एपिकल मेरिस्टम जिनको बोलते हैं, at the tips of roots and shoots. If they are at roots, then shoot apical meristem, Sam. अगर वो शूट पे होगा, अगर रूट पे हो तो रूट एपिकल मेरिस्टम बताइए आपको। ऐसे इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है जो ग्रासेस में होता है, ठीक है। ग्रास के नोड पे होता है या बेस ऑफ लीव्स पे जो होता है, ठीक है। तो वो भी डिवाइड लगाता करता है। और लेटर मेरिस्टम कैम्बियम जो होता है ना, इससे गिरद पड़ जाती है, पढ़ा था पिछली बार हमने, along द साइड्स ऑफ द स्टेम जो होता है एंड रूट्स, तो वो भी लगातार डिवाइड कर देता है। Do animals have similar meristematic tissues? No. Animals do not have permanent meristematic tissues, but some tissues, for example, epithelial cells होती है और bone marrow cells होती है, वो डिवाइड करती है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। लेकिन वहाँ पे एनिमल्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं होती है, ये चीज़ समझ रहे हैं। इतना ही आज के लिए काफ़ी, आप इफ्तार होने वाला है, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।